हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेक्चर 1.3 का समरी वीक 1 का। आज जो अपन टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो मेजरली ये है केस स्टडी। सबसे पहले अपन देखेंगे केस स्टडी ऑफ द बैंक ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर अपन जानेंगे कि बैंक ट्रांजैक्शन क्या क्या पैरामीटर सेट करता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, और अगर ट्रांजैक्शंस नहीं होता तो क्या करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी बेसिक लेवल पर देखेंगे ये बेसिकली। एंड उसके बाद में देखेंगे स्केलेबिलिटी फॉर द फाइल सिस्टम, जो कि पाइथन के अंदर आता है, एंड स्केलेबिलिटी फॉर द डीबीएमएस मींस डेटाबेस। एंड नेक्स्ट सेम चीज फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के लिए प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे। एंड फॉर द सेम थिंग्स हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, पाइथन के ऊपर ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर डीबीएमएस के ऊपर ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपन पैरामीटर देखेंगे वो है कॉस्ट एंड कंप्यूटिंग फॉर द सेम फाइल सिस्टम और द डीबीएमएस। अभी जो मैं फाइल सिस्टम और जो ये डीबीएमएस बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को समझ ना आ रहा हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये मैंने आपके लिए एक सैम्पल टेबल लिया है और इस टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है। वेट ए मिनट। हाँ, एट्रीब्यूट नंबर 1 है आईडी, एट्रीब्यूट 2 है नेम, एट्रीब्यूट 3 सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड सो ऑन, एंड लास्ट बिल्डिंग। एंड जो एट्रीब्यूट्स है, इसका जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम, और ये है इसका डेटा, और इसे बोलते हैं रोज और रिकॉर्ड्स। व्हाट वी से दिस, रोज और रिकॉर्ड्स। और इसे क्या कहते हैं, इसे तो पर्टिकुलरली एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कॉलम। और ये जो पूरी टेबल है, टेबल, इसको अपन डीबीएमएस की भाषा में बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी आप समझ आना, ठीक है, एंटिटी। ओके, सो ये सैम्पल टेबल है, इसके अंदर आपको कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं एंड कुछ रिकॉर्ड्स दे रखे हैं। ये आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। ओके, डेटाबेस के अंदर अपन डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, इसीलिए ही मेरा टेबल लाने का मोटिव है, इसीलिए मैं टेबल लाया हूँ। क्या बोल दिया, ठीक है, इसीलिए मैं टेबल लाया हूँ। डेटाबेस के अंदर अपन रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर ही स्टोर करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है CSV फाइल। अब CSV फाइल्स में भी आप लोगों ने मोस्टली सुनी होगी कि CSV फाइल्स क्या होती है, अगर आपने पाइथन अच्छे से किया होगा, जो कि मुझे पता है नहीं किया होगा। नहीं यार, मजा कर रहा हूँ, किया होगा, ठीक है, पाइथन आपने अच्छे से किया है। सो उसके अंदर फाइल हैंडलिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर अपन फाइल्स बनाते हैं। फाइल हैंडलिंग तो अलग हो गया, लेकिन पांडास से CSV फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वही CSV फाइल्स है। CSV फाइल्स का मतलब क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। ये कीबोर्ड और मिनिमम मंथली वॉल्यूम के बीच में कोमा है, एंड मिनिमम मंथली वॉल्यूम एंड मैक्सिमम मंथली वॉल्यूम के बीच में भी कोमा है, एंड ये कोमा मतलब कोमा से सेपरेटेड है पूरी फाइल। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम से सेपरेटेड है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। बट यहाँ पे कॉलम नहीं है, बोलते हैं हमें कॉलम चाहिए ही नहीं, हम तो कोमा से काम चलाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोमा सेपरेटेड फाइल है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे CSV कोमा सेपरेटेड वैल्यू। हाँ, तो अभी आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि था केस स्टडी ऑफ द बैंक ट्रांजेक्शंस। थोड़ा थ्योरी पढ़ लेता हूँ इसका। द एप्लीकेशन परफॉर्म्स द फॉलोइंग चेक्स। इफ द अकाउंट बैलेंस इज नॉट इनफ, इट विल नॉट अलाउ द फंड ट्रांसफर। ओके, ये बोल रहा है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर इनफ पैसा नहीं है तो फिर ये फंड ट्रांसफर अलाउ नहीं करेगा। क्यों, लेट सपोज कि आपके पास 10 रुपए, आप किसी को लगा रहे हो 500 रुपए, बैंक वाला बोलेगा भाई तेरे पास है ही नहीं, क्या है ये, है ना, ठीक है। ये फिर वाहियात एग्जाम्पल, लेकिन ठीक है। इफ द अकाउंट नंबर्स आर नॉट करेक्ट, इट विल फ्लैश ए मैसेज एंड टर्मिनेट द ट्रांजेक्शन। पहले वाले पर टिक कर देता हूँ। सेकंड, इफ द अकाउंट नंबर आर नॉट करेक्ट, इट विल फ्लैश ए मैसेज एंड टर्मिनेट द ट्रांजेक्शन। मुझे मेरे दोस्त को पैसे भेजने हैं, बट क्या हुआ, उसने अकाउंट नंबर या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दे दी। अब मैं पैसे लगा रहा हूँ, बैंक अकाउंट बोल रहा है भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है, आज तक इस अकाउंट हमने ओपन ही नहीं किया। वो बोलेगा सॉरी, द अकाउंट नंबर इज इनकरेक्ट, वी कांट फाइंड दिस अकाउंट, और फिर ट्रांजेक्शन को वापस से इनिशियलाइजेशन पेज के ऊपर लेके जाएगा। ओके, तो सेकंड वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है, इफ ए ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, इट प्रिंट्स ए कंफर्मेशन मैसेज। आई गेस इसकी तो आपको काफी आदत हो गई होगी, फोन पे, पेटीएम के ऊपर जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं अपन,
ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज दिखा देता है। काफ़ी रेयर होता है कि वो बताता है ट्रांजैक्शंस फेल्ड एंड इस तरीके के इश्यूज। तो ये था बैंक ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम करता है, इनके चेक्स क्या क्या करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं, अकाउंट एंट्री का सही एंट्री सही डाला है वो चेक करते हैं, सब ठीक है तो सक्सेसफुल बता देगा। हाँ, अब ये है कि बैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर जो लोगों का अकाउंट का डिटेल है वो किस किस तरीके से स्टोर करते हैं ये। तो इसको स्टोर करने के भी दो तरीके के अपने इस वीक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट तरीका है कि अकाउंट्स डॉट सी एस वी की फाइल बनाओ फॉर फाइल बेस्ड सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको सी एस वी फाइल के अंदर चीज़ें स्टोर करनी है कि सबसे पहले वो अकाउंट होल्डर का नाम लिख देता हूँ, फिर उसका अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ, फैमिली बैकग्राउंड लिख देता हूँ, सब कुछ लिख देता हूँ कोमा लगा लगा के। टेबल्स नहीं बनानी मुझे, कोमा में चलाऊंगा मैं। और फिर दूसरा तरीका है कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि टेबल्स के ऊपर काम करता है, तो फिर टेबल के अंदर लिखो, लाइक मैं अच्छे से लिखने वाला हूँ। कॉलम 1 के अंदर मैं उसका नाम लिखूंगा, कॉलम 2 के अंदर मैं उसका अकाउंट नंबर लिखूंगा। इसी तरीके से कॉलम्स के अंदर मैं प्रोसीड करूंगा कंपेरेटिवली सीएसवी के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से अकाउंट डिटेल्स स्टोर कर लिए, उसी तरीके से ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी इसी तरीके से स्टोर हो सकती है। पहला हो सकता है कि लेजर डॉट सीएसवी बना लो, या फिर लेजर नाम की टेबल बना लो, डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है तो डेटाबेस सिस्टम को यूज करना है तो टेबल्स के अंदर स्टोर करवा लो। ओके, तो ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। अब लेकिन इसका हमें काम क्या है, गोल क्या है इसका समझने का? तो गोल तो कुछ नहीं है, बस ये लाइन पढ़ लेता हूँ पहले। आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पाइथन फाइल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पाइथन फाइल डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये पाइथन फाइल डेटा मैनेजमेंट क्या है और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके पीछे चलते हैं थोड़ा पीछे। पाइथन के अंदर सीएसवी फाइल यूज होती है, आपको ये तो पता होगा पाइथन के अंदर क्या था। आप सीएसवी फाइल्स को लोड कर रहे थे वहाँ पे पांडास की हेल्प से, और उसका डेटा को फेच कर रहे थे। सीएसवी फाइल्स को वो ओनली एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, तो पाइथन के साथ सीएसवी फाइल्स वर्क करती है और डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ टेबल्स वर्क करती है। तो ये बोलना चाह रहा है क्या कि टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पाइथन फाइल डेटा, अंडरलाइन कर देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द पाइथन फाइल डेटा मैनेजमेंट जो कि है सीएसवी फाइल्स के अंदर मैनेज करता है ये, एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट जो कि टेबल्स के फाइल, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आज अपन देखने वाले हैं कि एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस क्या। पाइथन सीएसवी फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर करेंगे एक तो, और एक टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, दोनों के प्रोस को क्या है, दोनों के कॉन्स क्या है, कौन सा कहाँ पे अच्छा काम करता है, किस चीज़ का क्यों इन्वेंशन हुआ, डीबीएमएस का क्यों इन्वेंशन हुआ, वो सारा का सारा आ जाएगा इसके अंदर आज। और एक चीज़ और आप इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा कि ये लेक्चर सिर्फ बेसिक है, बेसिक ऑफ द बेसिक। क्योंकि वीक 1 के अंदर क्या है कि आपको जितने भी वीक्स है, वीक 1 to 12, मतलब वीक 2 to 12, उन सब का पूरा निचोड़ दे रखा है, मतलब एकदम बेसिक्स उनका दे रखा है कि ऐसी ये चीज़ें आपको आएगी आगे। तो वीक 2 ऑनवर्ड से अपन चीज़ों के अंदर डीप जाना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये काफ़ी बेसिक है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कोड, ये क्या है भाई? भाई मुझे भी नहीं पता क्या है, बस मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है, मैं वो बता रहा हूँ। ये एक तो पाइथन कुछ लिखा हुआ है और एक एसक्यूएल कुछ लिखा हुआ है। एसक्यूएल वाला तो खाली लग रहा है भाई, और ये पाइथन का थोड़ा भरा भरा लग रहा है। यही तो पॉइंट है। पाइथन सीएसवी फाइल्स के साथ अगर आप डील करते हो तो सबसे पहले यही दिक्कत है कि आपको पहले फाइल ओपन करनी है, सीएसवी डायरेक्टरी रीड करना है, फिर अकाउंट्स वापस ओपन करनी है, सीएसवी लेजर फाइल की ओपन करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सीएसवी फाइल्स के साथ पाइथन के साथ काम करने में थोड़ा हेडेक है। आप जब भी कोई चीज़ करना चाहोगे पहले फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा। बट एसक्यूएल के अंदर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एसक्यूएल बोलते हैं मैं चिल हूँ, मेरे को इतना काम नहीं करना पड़ता, मैं इतनी मेहनत नहीं करता, मैं हूँ स्मार्ट बच्चा। कौन सा स्मार्ट बच्चा? पाइथन है मेहनती बच्चा। मेहनती बच्चे भी अच्छे होते हैं बट स्मार्ट बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, अपनी तरह। सो ये है एसक्यूएल के अंदर इनिशियल वाला प्रोसेस, इसके अंदर इतना ताम झाम है ना, ये एसक्यूएल के अंदर नहीं करना पड़ता। फाइल को ओपन करो, लेजर को ओपन करो, इसके अंदर पूरा का पूरा वैसे एक टेबल ओपन हो जाएगा, दैट्स ऑल, फिर सेट का काम। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाली। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे क्या चीज़ें हैं। पाइथन और एसक्यूएल के अंदर आपको पता चल गया, पाइथन के अंदर ओपन करना पड़ रहा है, एसक्यूएल के अंदर ओपन नहीं करना पड़ रहा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें एसक्यूएल के अंदर भी करनी पड़ेगी, जैसे कि कंडीशन टू चेक फॉर इनफ बैलेंस। अब भाई बैलेंस तो चेक करेगा ही, टेबल के अंदर हो कुछ भी हो, अकाउंट में रोकड़ा तो होना चाहिए। तो ये चीज़ें पाइथन के अंदर भी होगी, एसक्यूएल के अंदर भी होगी।
दोनों की दोनों बैलेंस चेक होंगे। तो क्या ये कोड हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये कोड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये कोड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये भी कोड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर ये दे क्यों रखा है? ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एसक्यूएल और पाइथन के अंदर इतना सारा कोड है, बट कंपैरेटिवली एसक्यूएल के अंदर कम है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ये जो आपको फाइलें ओपन वगैरह करनी पड़ रही थी, वो एसक्यूएल के अंदर नहीं है। ओके ओके ओके, ये काफी बकवास है। ओके, लास्ट के अंदर भी एक फायदा है एसक्यूएल का, देखिए। अब फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको फाइल ओपन तो कर ली, उसको आखिरी में क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। बट एसक्यूएल के अंदर ये कोई सिस्टम नहीं है। एसक्यूएल के अंदर ना ही ओपन करना है ना ही क्लोज करना है। तो एसक्यूएल के पास ये एडवांटेज है, लाइक अगर आप दिन के 50 ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, आपको 50 बार फाइल ओपन करनी है, 50 बार बंद करनी है, हेडेक है। एसक्यूएल बोलेगा चिल, ये सारा काम मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट करता हूँ, स्मार्ट बच्चा हूँ, है ना। तो यही है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वैसे इसके अंदर कुछ है नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि एसक्यूएल के अंदर काफ़ी इजी प्रोसेस है कंपेरेटिव टू पाइथन। पाइथन के अंदर कोडिंग वर्क ज़्यादा है और इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा, बार बार ओपन करना पड़ रहा है, बार बार क्लोज करना पड़ रहा है फाइल्स को। ओके, सो अगर आप थक गए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जल पीजिए, जल ले लीजिए, जल ग्लास में। ले लिया जल? चलिए फिर आगे चलते हैं। ले लिया जल तो आगे चल, क्या बात है। हाँ, अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्केलेबिलिटी इन द फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन। पहले तो इस हेडिंग का मतलब ही समझाता हूँ मैं आपको कि ये हेडिंग है क्या एक्चुअली के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैं समझाता हूँ। मेरी कोचिंग क्लास है, आयुष कोचिंग क्लासेस ये नाम है उसका, एंड उसके अंदर मेरे पास अभी करंट में 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अभी 5 दिन बाद में मेरे पास 5 स्टूडेंट्स और आ गए, तो मेरे पास कितने हो गए? 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी 1 महीना सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मैं 15 स्टूडेंट्स को भी मैनेज कर पा रहा हूँ, 10 भी मैं मैनेज कर पा रहा था। 1 महीने बाद मेरे पास 10 और आ गए। कितने हो गए अभी मेरे पास स्टूडेंट्स? 25। मैं एकदम पूरी जी जान लगा कि उन्हें मैनेज कर पा रहा हूँ, मतलब एकदम मैं बाउंड्री लाइन के ऊपर हूँ कि मैं उन्हें मैनेज कर पा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी और ज़्यादा हो गया ना तो बकेट है ना, खाली हो जाएगी पानी की पूरी। अभी मेरे पास उसके नेक्स्ट मंथ में 20 स्टूडेंट्स आ गए। वो इधर मेरा सिस्टम खराब, मैं किसी को मैनेज नहीं कर पा रहा, किसी को होमवर्क नहीं दे पा रहा, किसी को नहीं पढ़ा पा रहा, किसी के डाउट नहीं सोल्व कर पा रहा, है ना। तो ये इसका मतलब है कि मैं स्केलेबल नहीं हूँ। मतलब एक छोटे अमाउंट के लिए मैं ठीक हूँ, बट अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ डेटा या फिर लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आ जाएंगे मेरे पास, तो फिर मैं काम का नहीं हूँ। तो स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि क्या वो चीज़ बढ़ सकती है लार्ज एक्सटेंट तक। तो मैं भी स्केलेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया वो। इन फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन। इन फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है कि वो CSV फाइल्स के अंदर क्या स्टेबिलिटी हो सकती है, वो स्केलेबिलिटी हो सकती है CSV फाइल्स के अंदर। तो वही देख रहे हैं अभी। तो उसके अंदर पहला पॉइंट आ रहा है कि हैंडलिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पॉइंट देखते हैं कि क्या कर पाता है ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओके, स्टार्ट। इमेजिन यू हैव ए जेंट लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स नेम इफ यू हैव ओनली 10 फ्रेंड्स। लेट्स सपोज कि आपके पास 10 दोस्त है और उन सब के नाम आपको याद है, और आपने उन 10 फ्रेंड्स के नाम आपकी CSV फाइल्स के अंदर लिख दिए। वेयर इज द CSV? ओके, हियर आपने अपने 10 फ्रेंड्स के नाम यहाँ पे लिख दिए। मे बी 10 ही होंगे ना, ज़्यादा कम, ठीक है। अब आपको सबका नाम ढूंढना है, तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे। लाइक यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सुनीता है, यहाँ पे सुनीता है, यहाँ पे ये सी से मुझे नहीं पता भाई क्या नाम होता है, चैतन्य होगा, हाँ यहाँ पे चैतन्य होगा, एंड यहाँ पे प्रियांशु है। तो इस तरीके से आपको 10 अगर रिकॉर्ड है तो आप आसानी से ढूंढ पा रहे हो। हाँ यार, आराम से मिल रहे हैं मुझे। तो फिर दिक्कत क्या है? ये बोल रहा है बट व्हाट इफ यू हैव 1000 फ्रेंड्स। ये तो काफी चैलेंजिंग हो गया। अब सपोज करो कि आपके पास 1000 दोस्त है। 1000 दोस्त भाई, इसके अंदर तो फिट ही नहीं आएंगे। कम से कम 50-60 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, मे भी ज्यादा। अब उसके अंदर आपको ज्यादा के देखना पड़ेगा। हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एंड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नो 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 नो, ऐसे ऐसे कर करके आप ढूंढोगे उसे, राइट। तो ये काफी हेडेक वाला, मतलब ये स्केलेबल नहीं है। मतलब अगर डेटा बढ़ जाएगा तो ये बौखला जाएगा, ये उसे मैनेज नहीं कर पाएगा अच्छे से अगर डेटा increase हो जाएगा तो। So now finding a name would take a lot longer. Yes, that's what happen with files in Python. The more data friends you have, the slower it gets to find what you need.
काफ़ी स्लो हो जाएगा ये प्रोसेस। तो CSV फाइल्स स्केलेबल तो नहीं है, इतना तो पता चल गया, ठीक है। ओके, CSV फाइल्स आर नॉट स्केलेबल। नेक्स्ट चीज़ है चेंजिंग द इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल चेंज, ये मैं समझाता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। लेट्स से यू मेड ए लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फ्रेंड्स विद देयर नेम्स एंड फेवरेट कलर, ठीक है, उनका नाम और उनका पसंदीदा रंग, क्या बात है, वो आपने एक CSV फाइल्स के अंदर स्टोर कर रखा है, कोमा लगा लगा के। एंड बाद में आपने डिसाइड किया कि आप उनका फेवरेट खाना भी ऐड कर रहे हो। क्या बात है। इन पाइथन you would have to go to each friend of your list and write down their favorite food one by one, and it's lot of work. And if you want to remove something like favorite color, it's tricky because you have to make sure everything is else connected correctly. क्या बोल गया बे, रुको मैं समझाता हूँ। ये आपके पास CSV फाइल है। ओके, अब लेट सपोज कि ये आपके सबके फ्रेंड्स है, मान लो, मानने में क्या है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे इन सबका मैं फेवरेट फूड भी ऐड कर दूँ, बनाना, यहाँ पे इसका मैंगो, इसका पपाया, इसका है पपाया, पी कैसे लिखते हैं, हाँ है पपाया, इसका गवावा, और इसका ग्रेप्स है, ठीक है। अब 5 अकेले तो कर दो कि भाई आपके पास डेटा थाउजेंड्स के अंदर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। ऐड करना भी बोरिंग है, अगर आपको किसी का डेटा डिलीट करना है वो तो और ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। लाइक ऐड कर रहे हो तो आपको हर फ्रेंड्स के लिए ऐड कर रहे हो, राइट। बट अगर मान लो कि आपको राधे श्याम के लिए करना है, राधे श्याम को पहले तो ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। मान लो ये राधे श्याम है, अजम्पशन करने में कुछ नहीं जाता। अब राधे श्याम मिल गया, अब राधे श्याम का यहाँ पे फेवरेट फूड मैंने लिख रखा है मैंगो, और मैंगो यहाँ पे ऊपर भी लिख रखा है, इसके ऊपर वाले का भी फेवरेट मैंगो है। अब गलती से मेरा आई का डायमेंशन हिला और मैंने ऊपर वाले का मैंगो काट के कुछ और लिख दिया, या फिर इसका डेटा हटा दिया, ये भी इशू है। तो इसके अंदर यही है, फाइल सिस्टम के अंदर ये सारी दिक्कतें हैं। तो 2 दिक्कतें आपको पता चल गई। पहले दिक्कत तो एक ये इसका वो क्या था दिक्कत यार, हाँ, लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स, ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज करना है, लाइक अगर आप पहले 3 डेटा स्टोर कर रहे थे, उसके बाद में अगर आपको 4 डेटा स्टोर करना है कोमा लगा के, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो। तो स्ट्रक्चरल चेंज भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, अब आते हैं DBMS के बाद। तो जो प्रॉब्लम उसके अंदर आई थी कि अपन को स्केलेबिलिटी के अंदर दिक्कत आ रही थी, क्योंकि स्क्रॉल कर करके नीचे तक जाना पड़ रहा था ढूंढने के लिए। यही DBMS अपन को इस चीज़ का सॉल्यूशन देता है। वो अपन को इंडेक्सिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट देता है। इंडेक्सिंग, अब इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग में आपको बताता हूँ। नोटबुक मान लो आपकी, उसके फर्स्ट पेज पे सभी ने तो नहीं किया होगा, बट मोस्टली बच्चों ने किया होगा। यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे चैप्टर नंबर और ये चैप्टर का नाम, और यहाँ पे पेज नंबर। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम और यहाँ पे पेज नंबर। इसी तरीके से लेट सपोज आपने 10 चैप्टर नंबर तक, चैप्टर नंबर 10 एंड इसका पेज नंबर। ओके, अब मान लो कि आपने तो इंडेक्सिंग की है, आपको चैप्टर नंबर 7 का डेटा चाहिए, तो आप चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे सर्च करोगे, उसके सामने देखोगे हो एंड पेज नंबर हो, एंड डायरेक्टली आप नोटबुक के उस पेज नंबर पे चले जाओगे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, राइट। बट एक दूसरा बच्चा है जिसने इंडेक्सिंग नहीं की, वो क्या करेगा, 1 बाय 1 पेज स्क्रॉल करेगा, 1 2 3 4, उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, राइट। तो ये डेटाबेस जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंडेक्सिंग नाम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और इंडेक्सिंग क्यों अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अपन डेटा स्टोर करते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर करते हैं। लाइक आपके फ्रेंड्स हैं, तो पहले ए वाले सारे ऊपर आ जाएंगे, फिर बी वाले सारे नीचे आ जाएंगे, फिर सी वाले सारे नीचे, इस तरीके से करते हैं। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे ए, और फिर उसकी लोकेशन लिख देंगे। अब आपके फ्रेंड का नाम ए है, तो डायरेक्ट ए वाले के अंदर जाएगा, और फिर वहाँ से ए का ही रिकॉर्ड मिलेगा। अब लेट सपोज आपके फ्रेंड का नाम एस है, तो एस का रिकॉर्ड कौन से लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे जाएगा, और फिर एस के फ्रेंड मिलेंगे डायरेक्ट। आपको डायरेक्ट बता देगा कि इस पेज पे जाइए, इतना रोल ना कीजिए, इतना समय नहीं है आपके पास। तो डेटाबेस इस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आ गया अपने पास, स्केलेबिलिटी का। तो अब इसके अंदर लार्ज डेटा स्टोर कर सकते हैं अपन। अब जो मैंने चीज़ें आपको बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है अच्छे से पॉइंट के अंदर।
स्केलेबिलिटी के अंदर फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन और डीबीएमएस। अब फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में देखो जो मैंने पढ़ाया वो लिखा है क्या, एज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट फाइल्स reduces। हाँ, कि आपके जैसे जैसे दोस्त बढ़ते जा रहे हैं सीएसवी फाइल पगला रही है, बोल रही है भाई नहीं हो रहा, भाई समझ में नहीं आ रहा, भाई क्या हो रहा है, ये सीएसवी फाइल नहीं आप पगला रहे हो, बोलो मिल नहीं रहा है। वहाँ में है स्ट्रक्चरल चेंज। अगर आपको उसके फेवरेट खाना ऐड करना है तो फिर क्या होगा, आपको हर एक फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा, मतलब हर एक फ्रेंड के रिकॉर्ड के पास जाना पड़ेगा, मैनुअली एंटर करना पड़ेगा हर चीज़, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी बोरिंग है। डीबीएमएस के अंदर बिल्ट एफिशिएंट स्केल अप, क्योंकि इंडेक्सिंग वगैरह है इसके अंदर, सी मैकेनिज्म लाइक इंडेक्सिंग फॉर क्विक एक्सेस ऑफ द राइट डेटा। स्ट्रक्चरल चेंज के लिए भी इसके अंदर पूरी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं जो कि आगे वीक 2 और वीक 3 के अंदर डिटेल में जानेंगे। सो ये था स्केलेबिलिटी के लिए। अब है फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन। ये वही चीज़ है कि सीएसवी फाइल को पाइथन के अंदर, लेकिन चीज़ दूसरी बताएगा, इस बार परसिस्टेंस बता रहा है, पहले स्केलेबिलिटी बता रहा था, राइट। इसकी भी थोड़ी पढ़ते हैं। इमेजिन यू आर डूइंग होमवर्क ऑन ए पेपर, ठीक है भाई, जो कि करते नहीं कभी। इफ यू मेक चेंजेस लाइक इरेजिंग समथिंग एंड राइटिंग अगेन, पेंसिल से कर रहे हैं, इरेजिंग समथिंग एंड राइटिंग अगेन, क्या बात है, एंड हैव टू मेक श्योर इट गेट सेव्ड ऑन द पेपर। भाई पेपर पर कैसे सेव होगा। अच्छा, इसका कहने का तात्पर्य मैं समझ चुका हूँ। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपके पाइथन था तो पाइथन के अंदर आपने वीएस कोड के ऊपर कोड किया होगा। वीएस कोड के अंदर आपने देखा होगा कि जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते हो, जब तक वो सेव नहीं होती है, मतलब वो रैम मेमोरी के अंदर रहती है, और अगर आप उसे विदाउट सेव किए क्लोज कर देते हो तो जो भी आपने एडिट वगैरह किया था या फिर जो भी कोड लिखा था वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है, वो एक्चुअली कहीं सेव नहीं रहता। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है इसका, समझ में आया। तो पाइथन के अंदर जो फाइल्स वगैरह रहती है उसे एक्सप्लिसिटली सेव करना पड़ता है, वो अपने आप सेव नहीं होती। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सो यू हैव टू मैनुअली सेव इट टू फाइल लाइक राइटिंग योर वर्क ऑन पेपर सो इट डजंट गेट लॉस्ट। तो आप बोलोगे ठीक है यार मैं सेव कर ही लूंगा ना, कंट्रोल ऐसे तो दबाना है ना, बट इतना आसान नहीं है। लेट सपोज कि आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया बाय एनी चांस, हो सकता है ना, याद नहीं रहता ह्यूमन माइंड, मेरे साथ तो है, मैं बता रहा हूँ भाई। लैपटॉप स्विच ऑफ होने के बाद जो आपने कोड लिखा था, लेट सपोज आपने 1000 लाइन का कोड लिख दिया, ओके इट्स गेट लॉस्ट, हैप्पी भी नाउ हैप्पी, ये लाइन बोलूँगा। तो सीएसवी के अंदर ये वाला दिक्कत है कि उसे सेव नहीं हो, मतलब पाइथन के अंदर ये वाला दिक्कत है कि अगर उसे सेव नहीं करोगे तो फिर वो वेनिश हो जाएगा आपके रैम से, अगर कोई भी सिस्टम फेलियर्स या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अकर हो गए तो। अब ये सेकंड चीज़ क्या, रोबस्टनेस। इफ़ यू आर बिल्डिंग ए लेजो हाउस, पहले लेजो हाउस क्या होता है वो देख लो, ये रहा, बचपन में काफ़ी किया होगा ना पजल सॉल्विंग। Okay, so if you are building a Lego house, you can check every piece to make sure it fits right. Okay, when working with files in Python, you have to do a lot of these checks to make sure everything is safe and correct. But if something bad happens, like a power outage, or you drop the house, some parts might break or be lost. इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ टेबल से, बट ये CSV के अंदर भी अप्लाई होगा, ध्यान रखना। ओके हाँ, अगर सैलरी वाला कॉलम देखिए यहाँ पे, अब टेबल्स के अंदर, इसके अंदर तो पूरा का पूरा सैलरी का जो कॉलम है इसके अंदर सबके सब इंटीजर वैल्यूज है, राइट। बट सीएसवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। सीएसवी के अंदर मैं यहाँ पे 11 उठा के मेरा नाम लिख दूंगा भाई, आयुष, 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 भाई कितनी गंदी राइटिंग है, USH, क्या बात है, ठीक है मैंने आयुष लिख दिया। इस तरीके से मैं सीएसवी में कुछ भी लिख सकता हूँ ना, तो ये काफ़ी हेडेक हो जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, यहाँ पे लिखना मेरे को इंटीजर वैल्यू थी, यहाँ पे भी कुछ और लिख दिया, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। कहाँ पे ज़्यादा चला गया क्या, और ज़्यादा नहीं पीछे आ गया। ओके, सो व्हेन वर्किंग विद फाइल्स इन द पाइथन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ दीज चेक्स मतलब कि वही कंस्टेंट्स वगैरह चेक करने की, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए था, टेक्स्ट वगैरह नहीं आना चाहिए, वो टू मेक श्योर एवरीथिंग इज सेफ एंड करेक्ट। बट इफ समथिंग बैड हैपेंस लाइक ए पावर आउटेज और द ड्रॉप, सम पार्ट्स माइट ब्रेक और बी लॉस्ट। ये पावर वाला तो इसने पिछले वाले से कनेक्ट किया कि फाइल्स वगैरह गायब हो जाएगी, क्या यार, लेकिन आपको समझ में आ गया ना, बस वो इम्पोर्टेंट है।
कीपिंग थिंग्स सेफ। अब इसके अंदर सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। लाइक आपने पहले अभी भी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क्स रहते हैं वो सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लाइक एक कंप्यूटर की फाइल आप दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो। सो लेट सपोज कि आपने कोई CSV फाइल बनाई है, उसके अंदर आपने अच्छे से मेहनत की है एंड आपके कलीग ने वो फाइल एक्सेस की एंड उसके अंदर वही गड़बड़ कर दी जिसका डर था। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गलत अपडेट कर दिया, फिर कुछ ना कुछ हो गया। जैसे CSV फाइल के अंदर इंटीजर की जगह उसने टेक्स्ट टेक्स्ट अपेंड कर दिया, तो फिर क्या होगा? मैनेजर तो आपको डांट पड़ेगा ना। तो इसके अंदर सिक्योरिटी का भी इशू है। तो ये 3-4 इशू थे इसके अंदर। पहला वाला इशू क्या था कि परसिस्टेंस नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है कि रैम के अंदर स्टोर रहता है फिर चला जाएगा। और रोबस्टनेस नहीं है कि चेक्स करने पड़ेंगे आपको बार बार कि इंटीजर की जगह इंटीजर ही आए, वहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिख दे। लाइक 80,000 इंटीजर में लिखे, वहाँ पे ऐसे नहीं लिख दे EIGSTYTHOUSAND 1000। सिक्योरिटी का भी इशू है, क्लिक्स वगैरह। अब डेटाबेस, इसके अंदर क्या, डेटाबेस को डिज़ाइन इनके सॉल्यूशन के लिए किया गया है। डेटाबेस क्या करता है कि आप जब भी कोई चीज़ लिखते हो, लाइक अगर आपने उसके अंदर ये भी लिख दिया ना डॉट एंड डॉट डॉट, हाथों हाथ उसे सेव करता है। हाथों हाथ उसे इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसे हाथों हाथ इंस्टेंटली सेव करेगा वो। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट लूजिंग योर होमवर्क और डेटा। ओके, सो इसीलिए तो परसिस्टेंस वाला काम डेटाबेस के अंदर सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट चीज़ थी कि रोबस्टनेस। रोबस्टनेस की थी कि कोई भी चीज़, लेट सपोज कि आप ट्रांजेक्शन चल रही है, आपकी ट्रांजेक्शन चल रही है एंड ट्रांजेक्शन बीच में ख़त्म हो गई, मतलब किसी भी कारण से वो नहीं हो पाई, आपका सिस्टम क्रैश हो गया। तो CSV फाइल के अंदर आपने तो डेटा अपेंड कर दिया कि हाँ इससे इतने काट लिए, इससे इतना भेज दिया, बट एक्चुअली के अंदर वो पैसा गया कहाँ? आपका सिस्टम बंद हो गया बीच में ही, उसको भेजने से पहले बंद हो गया, लेकिन आपने रिकॉर्ड को अंदर अपडेट कर दिया, तो वो इशू है। बट डेटाबेस के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांजेक्शंस एंड रोल बैक, लॉगिंग एंड चेक पॉइंट्स। ये सारी चीज़ें अपन वीक 9, 10, 11, 12 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स राइट नाउ। बस एक मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए कि क्या है। कीप थिंग्स सेफ, सिक्योरिटी। एक डेटाबेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है व्यू नाम का, VIE&W। ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा टेबल से समझाता हूँ। टेबल ये रहा। अब लेट सपोज कि आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड को ये 3 कॉलम्स ही एक्सेस हो, उसके अलावा इन तीनों को वो देख भी ना पाए। अपडेट की तो छोड़ो, इन्हें देख भी ना पाए, आप ये चाहते हो। तो ठीक है, अब आपका फ्रेंड इन 3 चीज़ों को देख पाएगा और इन 3 चीज़ों को एडिट कर पाएगा। इससे क्या होगा कि जो फालतू के अंदर आपको डर था कि हाँ यार ये मेरी फाइल है, इसके अंदर ये कुछ एडिट वगैरह ना कर दे ऐसे वैसे, तो इसके अंदर पूरा एक सिक्योरिटी पूरा सिस्टम है कि आपको कितनी चीज़ कितने को देनी है और उसी के अंदर वो खेल सकता है। तो ये इसके अंदर व्यू का कॉन्सेप्ट है, ये वीक 3 के अंदर है, आपको पढ़ाऊंगा मैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। सो चलिए अभी देखते हैं प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी क्या है फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन में और DBMS के अंदर। तो जैसा कि अपन ने ऑलरेडी देख लिया है कि फाइल हैंडलिंग और पाइथन का मैक्सिमम पोर्शन अपन ने, फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन और DBMS का मैक्सिमम पोर्शन अपन ने देख लिया, लेकिन ये उनका सॉर्टेड कंसाइज एक टेबल है। सो पॉइंट डिस्कस करते हैं, बिल्डिंग द फाइल हैंडलर। सिंस द कंस्ट्रेंट विथिन एंड अक्रॉस एंटिटीज हैव टू बी एनफोर्स्ड मैनुअली। इसका मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रेंट्स थे, लाइक अपन ने जो देखा था सैलरी वाला कॉलम देखा था जिसके अंदर 80,000 था, बट CSV के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह नहीं होते। अपन को मैनुअली ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे अपन टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं या फिर इंटीजर्स वैल्यूज इन इंटीजर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एफर्ट वाला काम है और काफ़ी बोरिंग है। यूज in building a file handling application is a use the effort. Okay. Maintenance. To maintain the consistency of data, one must regularly check for sanity of the data and relationship between entities during inserts, updates and deletes. So ये आप वो वाला समझिए। आप फूड एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उसके अंदर आपको इंसर्ट करते वक्त कुछ दिक्कत आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा समय ले रहा था। अपडेट करने वक्त भी दिक्कत आ रही थी कि हो सकता है कि आप गलती से उसके ऊपर वाले का जस्ट अपडेट कर दो, क्योंकि दोनों का मैंगो दोनों का फेवरेट फूड था, तो आपने जस्ट अल्टरनेटिवली वो रो स्किप करके ऊपर वाली रो अपडेट कर दी हो। डिलीट्स के अंदर भी सेम हो सकता है कि लेट सपोज कि शरत नाम के 2 सेम दोस्त हो आपके, बट आपने किसी दूसरे दोस्त का डेटा डिलीट कर दिया हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स फाइल हैंडलिंग के अंदर आती है और हैंडलिंग ऑफ यूज डाटा के अंदर ये अफेक्टिव नहीं है।
और वहीं डीबीएमएस के अंदर सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन द डेटाबेस। द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डेटाबेस इज स्पेशलाइज्ड जॉब ऑफ ए डीबीए। ये क्या कह रहा है कि डेटाबेस को यूज करना एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आए और डेटाबेस को यूज करना सीख गए। पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप इसे यूज कर पाओगे। एंड ए प्रोग्रामर ऑन द अदर हैंड इज सेव्ड द ट्रबल। आई डोंट नो व्हाट्स दैट मीन या, बट मैं बता देता हूँ कि इसे इनिशियलाइजेशन के अंदर आपको सीखना वगैरह पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। एंड आफ्टर दैट ये काफ़ी यूजफुल होता है सभी के लिए। मतलब काफ़ी कम समय के अंदर कंस्टेंट वगैरह पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर डाटा आपका स्टोर करेगा ये। मेंटेनेंस के अंदर देखते हैं डीबीएमएस हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड सैनिटी ऑफ डेटा बीइंग इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड। द प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू डू सच चेक्स। वो चेक्स वाला मैंने बताया था। इंटीजर वाला एग्जांपल लेके चलिए, वो आपके लिए रामबाण है। इंटीजर वाला देख लीजिए, और इंटीजर के अंदर टेक्स्ट डीबीएमएस के अंदर अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इसने पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम डिफाइन कर रखा है। वहीं सीएसवी फाइल्स के अंदर कुछ नहीं है। हैंडलिंग यूज डेटा, हाँ, टेराबाइट्स के अंदर भी डीबीएमएस के अंदर डेटा ये स्टोर करके रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चलेगा इसके अंदर। हाँ, अब आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन के अंदर या फिर फाइल हैंडलिंग, पाइथन के अंदर देखते हैं पाइथन कितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है और डीबीएमएस कितने कर सकता है। तो इसके अंदर ये है कि पाइथन एक्सटेंसिवली सपोर्ट फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन आएगा वाई, एंड इसका आंसर यही है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उससे जितनी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस पॉसिबल है, लाइक हार्डेस्ट इक्वेशन सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई, या फिर मैट्रिक्स वगैरह का मल्टीप्लिकेशन वगैरह, कुछ भी आ गया, तो वो सब कुछ पाइथन के अंदर पॉसिबल है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के द्वारा या फिर कोड आप करके लिख सकते हो। बट डीबीएमएस का ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन नहीं था। डीबीएमएस का ऑब्जेक्टिव था कि डाटा को स्टोर कैसे किया जाए अफेक्टिवली और अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर। सो डीबीएमएस के ऊपर कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर इतना वर्क नहीं हुआ है, बट स्टिल यू कैन डू सम प्लस माइनस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन काइंड ऑफ थिंग्स। बिकॉज मैं बताता हूँ ये क्यों रिक्वायर्ड है। अब आप सोच रहे हो यार डेटा स्टोर करना है, इसके अंदर प्लस माइनस क्यों रिक्वायर्ड है, मैं बताता हूँ। अब लेट सपोज कि किसी बंदे का डीओबी 2005 है एंड अभी 2024 चल रहा है, एंड अभी आपको जानना है कि वो कितनी उम्र हो गई है उसकी। तो आप क्या करोगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन लोगे, राइट। तो इसके अंदर आपको माइनस ऑपरेशन काम में आ गया। इसी तरीके से बाकी सभी के सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके यूज में आएंगे। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर द फाइल हैंडलिंग बाय पाइथन और द डीबीएमएस इटसेल्फ। नाउ वी कम टू द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉस्ट पैसों वाली नहीं है, बट ये कॉस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में है, और इजी टू यूज़ के अंदर है। अगर कोई चीज़ अपन को यूज़ करने के अंदर आसानी हो रही है, तो उसकी कॉस्ट कम है। बट अगर कोई चीज़ अपन को बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यूज़ करने के लिए, तो फिर उसकी कॉस्ट अपन को ज़्यादा पे करनी पड़ी, या इधर बाय टाइम और एनीथिंग। तो देखते हैं फाइल हैंडलिंग बाय पाइथन। फाइल सिस्टम्स आर चीपर टू इंस्टॉल and file systems are cheaper to install. No specialized hardware, software और personal are required to maintain file system. And DBMS के अंदर large databases are served by dedicated database servers need large storage and processing power. मैं बताता हूँ ये पहला क्या बता रहा है आपको। ये बता रहा है कि फाइल सिस्टम यूज़ करना काफ़ी ईजी है, लाइक आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सिस्टम के अंदर फाइल्स सीएसवी फाइल बना ली, वीएस कोड के अंदर कुछ भी आपको एडिट मैनिपुलेशन जो भी करना है, आप वहीं इट्स वीएस कोड के अंदर ही कर सकते हो सब कुछ। बट डीबीएमएस के अंदर क्या है, अगर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चला रहे हो, लाइक आपकी आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी है, तो आपके पास काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स का डाटा है। उसे स्टोर करने के लिए आप अपने सिस्टम के अंदर नहीं रख सकते। उसके लिए आपको एक पूरा डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा। उस सर्वर के अंदर आपका डेटा स्टोर रहेगा। वो पूरा अच्छे से डिफाइंड, वेल डिफाइंड तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए बना है कि जो डेटा है वो पूरा मैनेज तरीके से वहाँ पे स्टोर रहे। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर दैट हैव टू बी इंस्टॉल्ड एंड रेगुलरली अपडेटेड। डेटाबेस आर इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स नीड स्पेशलाइज्ड पीपल टू वर्क ऑन इट लाइक डीबीए। ये मैंने बताया कि इसे सीखना पड़ेगा, तो स्पेशलाइज्ड पीपल की इसके अंदर आवश्यकता है, जो कि इसके अंदर आप इस कोर्स के अंदर भी आपको इतना डिटेल में नहीं सिखाया जाएगा कि आप जाके इंडस्ट्री के अंदर काम करने लग जाओ। बट हाँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सीख लोगे। समझ रहे हो। सो इसके अंदर कुछ एसक्यूएल क्यूरीज वगैरह है जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगी डेटा फेच करने का। बट वही है कि आपको इस कोर्स के अंदर बेसिक लेआउट मिलेगा पूरे वीक 12 तक।
एंड अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, कहीं से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उडेमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनी कोर्सेज, तो फिर आप इसके अंदर एक्सेल एक्सेल करके कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. यू आर वेलकम्ड. एनीवे, the above factor lead to huge cost in implementing and maintaining database management system. ओके, तो इसी की वजह से इसका कॉस्ट वगैरह, ये मेंटेनेंस ये थोड़ा ज़्यादा है. फिजिकल मेंटेनेंस ज़्यादा है थोड़ा, बाकी वो वाला मेंटेनेंस कम है इसका कंपैरेटिवली. अगर ये वाला मेंटेनेंस देख ले, कंसिस्टेंसी वाला ये है. तो इसी के साथ आज का लेक्चर रैप अप करता हूँ एक ये शानदार टेबल के साथ, जिसके अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है आज आपको, वो सबका निचोड़ है इसके अंदर. लाइक पैरामीटर्स देख लीजिए, फिर पैरामीटर के साथ फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन का पॉइंट है, और डीबीएमएस के अंदर क्या रिलेट हो रहा है वो है. तो पैरामीटर देखा तो मैं कैसे इसको आपको रीड करना है. सबसे पहले है स्केलेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, अब इसके अंदर आपको फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या है, ये वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इंसर्ट अपडेट एंड क्यूरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके, क्यूरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब है कि सर्च करना. ये पॉइंट सही है, क्योंकि इंसर्ट लाइक आप फ्रूट्स इंसर्ट कर रहे थे वहाँ पे तो दिक्कत हो रही थी, अपडेट कर रहे थे तो भी दिक्कत हो रही थी, एंड क्वेरिंग लाइक 1000 आपके फ्रेंड्स हो गए थे, तो फिर आपको उनको सर्च करने में भी दिक्कत हो रही थी. इन डीबीएमएस फीचर्स टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. इसके अंदर इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, इंडेक्सिंग हैशिंग का भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आप आगे जानोगे. उसी की वजह से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है. इसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज टेबल के अंदर रख रखे हैं. आप इसे इसे रेफरेंस की तरह देख सकते हो फॉर द वीक 1 का 1.3 लेक्चर. ओके, so that's all for today. Thank you for watching this video, and if you like the content, do subscribe and like the video. And इन चर्चा को तो आप भूले नहीं होंगे, so इनकी भी बात मानो यार. ओके, so bye, let's see you in the next lecture.